हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग कर रहे थे क्लास +2 के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की फिर से करने वाले हैं, जिसमें 3-4 टर्म्स हैं प्लस उनके से रिलेटेड एप्लीकेशन है फिर से। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है आज की वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा जाए तो बहुत इजी सी टर्म है, लेकिन इस टर्म के पीछे का राज क्या है, मतलब ये कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, उसको आज हम लोग समझेंगे। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड डालती हूँ मैं, और वो इलेक्ट्रोड जो है जिस मटेरियल की है, मान लो जिंक की है, कॉपर की है, किसी भी मेटल की है अगर, और उसी मेटल के आयंस भी मैं उस इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो मैं कह रही हूँ आपको, वो उसी मेटल आयंस का ही है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और उसी में सेम मेटल रोड में रख रही हूँ, तो क्या होगा। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, यानी कि ठीक है, और इसमें ही मैंने एक रोड जो है वो डिप करी है, इमर्ज करी है, कुछ भी कह सकते हो। अब इसमें हमारे पास ये भी एक मेटल रोड है जो, और इसी मेटल के यहाँ पे, इसी मेटल के यहाँ पे मैंने आयंस डाले हैं, जिनको मैं मेटल आयंस बोल सकती हूँ। सेम मेटल यूज किया मैंने, मतलब ये मेटल और ये मेटल, ये दोनों क्या है, सेम। तो अगर सेम मेटल की इलेक्ट्रोड और सेम मेटल आयंस के सोल्यूशन में डिप करोगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं इसके रिलेटेड। अब 3 केसेस कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट केस कि यहाँ पे कोलिजन होगी बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रोड्स, कोलिजन होगी बिटवीन मेटल आयंस एंड मेटल इलेक्ट्रोड, बट यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, मतलब कोलाइड करके सिंपली मेटल आयंस मेटल इलेक्ट्रोड से कोलाइड करके वापसी आ गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी गेन है, कुछ भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। एक तो पॉसिबिलिटी हम लोग ये ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास मेटल आयन और मेटल इलेक्ट्रोड में अगर कोलिजन नहीं है, ऑन कोलिजन बिटवीन metal ions and metal electrode, क्या हुआ है कि मेटल जो था उसने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और जो हमारे पास आयंस थे मेटल के, वो उनके साथ कोलैप्स करके एटम्स की फॉर्म में आ गया, मतलब वहाँ पे मेटल एटम्स बन गए उसी मेटल के, और यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोलिजन्स हो बिटवीन मेटल आयंस एंड मेटल इलेक्ट्रोड में, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेटल जो था, मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेटल की रोड, और उसने इलेक्ट्रॉन जो उसके तरफ आयंस जो आए हैं वो उसने गेन कर लिए हैं, और गेन करके हमारे पास फिर से रिकॉम्बिनेशन में बनेगा, तो मेटल एक या मेटल के बोल दो एटम्स बनेंगे। ले दे के ये दोनों केस एक सिमिलर सा ही केस है जिसमें एटम्स बनने हैं मेटल के रिलेटेड, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है, इसमें मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव नहीं है, मेटल जो रोड हमने लिए इलेक्ट्रोड वो हाईली रिएक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू दी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन दी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके कारण मेटल आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इफेक्टेड कर रहे थे किसको, इलेक्ट्रोड को, और उन्होंने वहाँ से मेटल के साथ क्या किया, आयंस ने रिकॉम्बिनेशन कर ली इलेक्ट्रॉन्स गेन करके,
यहाँ पे बन गए एटम्स। दूसरी जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये रिएक्शन ये शो कर रही है कि मेटल के जो आयंस थे वो कम रिएक्टिव थे नाउ एज इन दिस केस। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेटल आयंस ने गेन किए थे इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल आयंस जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज करने पड़े उनको, और लूज करके जो मेटल ने आयंस लूज हुए उसने गेन कर लिए, इलेक्ट्रोड ने गेन कर लिया, और यहाँ पर फिर से बन गए एटम्स। तो हमारे पास ये 3 केस यहाँ पे बन सकते हैं। और आपको बता दो मेन जो है यहाँ पे ये सेकेंड और थर्ड केस ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और दोनों के केसेस में होता सब कुछ सेम ही है, बट एक फ़र्क जो छोटा सा रह जाता है वो ये कि अगर तो मेटल इलेक्ट्रोड गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि इस केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर मेटल आयन ने लूज करे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल आयन लूज करता है मतलब कि अगर ये अपने में से इलेक्ट्रॉन्स देता है मेटल को, तो हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है मेटल इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से इस रिएक्शन में जो बात करेंगे वो करेंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें क्या होगा, हमारे पास मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स खुद में से लूज कर रहा है। अब लूज कर रहा है इसका मतलब कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमारे अलग अलग बनेंगे, इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, या फिर यूँ कह लो कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू गेन और टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि एक जो इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हमने डिप किया है उसी के मेटल आयन से बने हुए इलेक्ट्रोलाइट में, तो या तो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगर ये केस होगा, तो या नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस रहता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये कभी भी अकेला ऐसे फंक्शनिंग इसकी नहीं होती। इसकी फंक्शनिंग तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास इसको, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आप कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है इसको मेजर भी तो करना है ना, तो वो हमेशा एक हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज से रिलेटेड होता है, जिसको बोलते हैं SHE या फिर NHE। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और वहीं पे अगर NH की बात करो तो N का मतलब जैसे नॉर्मल हो गया, बाकी तो सेम रहेगा, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फाइन, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड वैल्यूज ली जाती है, जिसमें क्या हम लेते हैं कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन को 1 एटमॉस्फेयर में 1 मोलैरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन में से पास करवाया जाता है, और जिसमें हमारे पास प्लस एक प्लेंटाइज्ड प्लैटिनम की फॉयल होती है। प्लेंटाइज्ड प्लैटिनम की फॉयल का काम होता है कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करवाना। तो हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेडी किया जाता है जब उसको एट 1 एटमॉस्फेयर 1 मोलैरिटी HCl सोल्यूशन में से पास करवाया जाता है, जिसमें हमारे पास प्लेटिनाइज्ड मतलब ब्लैक प्लैटिनम की कोटिंग की जाती है प्लैटिनम को फॉयल पे, तो सो दैट कि हमारे पास कोगुलेशन ना हो सके किसी तरीके की, और जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की क्या है आयंस की मूवमेंट है वो प्रॉपर्ली हो जाए, मतलब लूज और गेन जो है बाय द इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली हो जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे जो हमारे पास रिएक्शंस दो देखने को मिलती है वो फिर से वही सेम होती है कि या तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो हमारे पास वो H पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर H पॉजिटिव अपने में से लूज करता है तो वो सिंपली H होगा। फाइन। तो ये दो रिएक्शंस देखने में मिलती है जिसमें हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड एज वी नो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि हमारे पास होती है रिडक्शन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस एट एनोड और कैथोड, मतलब ये जो है आपकी एनोड पे जाती है रिएक्शन और ये आपकी कैथोड पे जाती है। ये क्यों और कैसे इनको याद रखना है मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया हुआ है। किसी ने अगर नहीं देखे मेरे पुराने लेक्चर इस चैप्टर के रिलेटेड प्लीज आप देख लीजिए सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। हमारे पास ये दो रिएक्शंस हाइड्रोजन के रिलेटेड होती हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस या तो गेन होंगे या हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे एट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एट एनोड एंड एट कैथोड। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और उसके बनाने का तरीका। फाइन। और इसके बिना कभी भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर पाते। फाइन। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अभी पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस रहता है ड्यू टू द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं EMF। दैट मीन्स इससे लिख देते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब द डिफरेंस बिटवीन द, या सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लो या पोटेंशियल ऑन द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिख लो, कोई कुछ भी लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आपको समझ लग चुकी है, इनमें जो डिफरेंस मिलेगा उन अलग डिफरेंट रोड्स आपको देखने को जो मिलेगा वैल्यू अलग अलग, उसको बोल सकते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो कि हमें कब ऑब्जर्वेशन इसकी होती है, जब हमारे पास अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब आयंस अभी मूव नहीं कर रहे और दो इलेक्ट्रोड्स अगर है और दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको EMF बोलते हैं। राइट। तो अभी हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी इट्स लाइक रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता था, हमारे पास मेटल्स की बात करते हैं जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा गया है। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज को पढ़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपकी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स को बेसिकली, जिसमें हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे रिडक्शन इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर रिडक्शन केस को लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिडक्शन की वैल्यू होती है, मतलब रिडक्शन का केस जब होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होती है। मतलब कि हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने निकाल लिया है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। उसके केस में ज़्यादा हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो वैल्यू होती है हमारे पास जो आती है उसमें अगर हम लोग नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू सीधा बन जाती है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अगर हम लोग सीधा रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालें तो वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन के इक्वल होता है। और इसी की वजह से हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स को, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिडक्शन के बेसिस के ऊपर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग करते हैं अरेंज, सो दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर सीरीज बन जाए जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। और प्लस इस इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग मेटल्स की भी बात करते हैं और मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे ही हम उनको जैसे एक्टिविटी सीरीज में अरेंज करते हैं वैसे ही इधर भी अरेंज करते हैं। फाइन, तो ये थे हमारे कुछ आज के पॉइंट्स जिनमें आप लोगों को बताया गया है अबाउट द EMF इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ आपका SHE जो कि मेन टॉपिक था। अभी मैं बताऊंगी आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कॉन्सेप्ट है वो करने का फ़ायदा क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपके सिलेबस में ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हो सकता है मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल वर्जन में एक वीडियो बना दूँ, बट अभी के लिए सिर्फ मैं आपके सिलेबस पे फोकस करते हुए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आपको बस जितना जितना मैं बता रही हूँ उतना उतना ही करना है और अपने बुक से एक बार रीड कर लेना है। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 90232411 फाइन। तो अभी मैं आपको करवाऊंगी सम यूजेस और यू कैन से सम एप्लीकेशंस कि जिस पे हम लोग अप्लाई करके ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मूला इजीली हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो ये है कि हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं the oxidizing and reducing powers कि हमारे पास कितना गेन है, कितना लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि हमें एक अरेंजमेंट प्रॉपर हम लोग एक बना लेते हैं ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल्स इन दिस सीरीज सो दैट कि हमारे पास उनकी रिएक्टिविटी पता चलती जाए कि कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा फिर कौन कम 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 ऐसे। तो जिसकी हेल्प से हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स का पता चल जाता है विद अलोंग विद द मेटल्स। तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन भी हम लोग यही लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या मेजर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू मेजर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी को भी कैसे मेजर करना है हम इससे मेजर कर पाते हैं। इसका थर्ड जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं, उसका एक आधा न्यूमेरिकल आ सकता है तो वो ध्यान से भी समझना। तो इससे हम लोग थर्ड एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल में हम लोग दो जानों की बात कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल में हम लोग बात कर सकते हैं जिसको हम पहले मैं बता दूं कि इसको E नोट से लिख देते हैं। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं और उसी ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख लो या फिर आप इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख सकते हो। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसको हम लोग E नोट ऑफ सेल से भी डिनोट करते हैं और इसके फॉर्मूलाज जो हैं बेटा, फॉर्मूला मेन है आपका इसमें कि या तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्लस या फिर कह लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं और वो ये तरीका है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था
कि जो रिडक्शन होती है बेसिकली उसको माइनस ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, या यूं कह लो कि ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास उसको हम माइनस इज इक्वल्स टू माइनस रिडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू मैं इधर पुट करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, ई नोट जो है सेल की वो कितनी आ जाएगी, स्टैंडर्ड यहाँ पे तो सेम चला जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एट रिडक्शन हाफ, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इधर अगर माइनस में वैल्यू जाएगी तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूलाज हमने अलग अलग तरीके से लिखे हैं, इसके बेसिस पे मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें चेंज कर दिया, किया कुछ नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन को माइनस रिडक्शन की वैल्यू में लिख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है माइनस, माइनस करोगे तो ये बाहर माइनस आ जाएगा और ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, बट होगा किस पे, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पे। अगर मैं आपको बताऊं कि इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ तो वो ये रहेगा, मैं यहाँ पे नीचे ब्लू पेन के साथ देती हूँ। सेकंड इसका जो फॉर्मूला है तो सेकंड फॉर्मूला ये है कि ई नोट सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड reduction potential on right hand side of reaction, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्लस आ जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक ही चीज को निकालने के लिए तीन फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, जिसमें ये दो तो अप्रॉक्स सेम जाएंगे अगर ये आपको वैल्यू याद रहती है। तो थर्ड में बस और कुछ नहीं है, सेम ही चीज बताई, बस ये बताया है कि राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके है रिडक्शन पोटेंशियल, और या फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन अगर करें, अगर सेम की भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन की जगह यहाँ पे रिडक्शन भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही इलेक्ट्रोड की अगर बात करेंगे, अगर एक ही इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल भी आ सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं हमारे टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और यू कैन से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैं आपको अभी एक एग्जांपल की फॉर्म में अभी समझाऊंगी, तो अच्छे से देख लेना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है तो बहुत छोटा सा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल और समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं डेरिवेशन। तो इसमें मैं आपको अगर एक न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड समझाऊंगी कैसे निकालना है, तो स्टेटमेंट में आपको बोल देती हूँ। स्टेटमेंट है आपकी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ of a cell which involves the following cell reaction, which involves the following reactions, जिसमें हमारे पास रिएक्शन गिवन है। एक तो है कि जिंक प्लस silver gives you zinc 2 positive और 2 silver।
तो यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है, ओके और भी यहाँ पे गिवन है हमारे पास एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल गिवन है जिंक का, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक हमें जिंक का गिवन है इलेक्ट्रोपोटेंशियल और एक है हमारे पास ऑफ कोर्स सिल्वर का वो वैल्यू आपको गिवन है 0.76 वोल्ट है इसकी 0.76 वोल्ट और उधर उसकी माइनस 0.80 वोल्ट माइनस 0.80 ये हमें वैल्यूज गिवन है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम लोग सोल्यूशन में अगर देखें इसकी तो दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक तो हाफ रिडक्शन और एक हाफ ऑक्सीडेशन। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जिंक ऑफ कोर्स क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव। और दूसरी रिएक्शन है कि अगर सिल्वर जो है उसने हमारे पास अगर तो गेन करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करने का मतलब कि अगर तो वो एक पॉजिटिव गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो 2 Ag यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एट द फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि यहाँ पे हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन, मानकर दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे होती है हमारी रिडक्शन पे, ठीक है, जिसमें इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। जहाँ पे आपकी जिंक की है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 0.76 वोल्ट और इधर आपकी गिवन है माइनस 0.80 वोल्ट और हमें निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब कि ई नोट हमें सेल का निकालना है और सेल में हमारे पास जिंक और सिल्वर की बात हो रही है। अब अगर ई नोट निकालना है तो मैंने अभी अभी आपको 3 फॉर्मूलाज बताए हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास हैज वी नो, ठीक है, एज हमारे पास जो रिडक्शन होती है वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन के इक्वल होती है, ठीक है, तो अगर माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन है तो हमें रिडक्शन की कितनी है माइनस 0.80 और इधर माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगी हमारे पास तो ये वैल्यूज कट आउट हो जाएंगी, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि हमारे पास अगर ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन अगर रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई कि हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है वो अब ये वैल्यू है किसकी है रिडक्शन के केस में एट हाफ रिएक्शन, किसकी रिडक्शन की। तो हमारे पास अगर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करें टू कैलकुलेट द ई नोट ऑफ सेल, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल दिया मैंने, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और साथ में क्या जाएगा प्लस, वैसे क्या जाना था सीधा माइनस लेकिन मैंने उसको पहले ही चेंज कर दिया वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड नाउ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज में है इसकी 0.76 और इधर इसकी कितनी है 0.80, क्योंकि मैंने माइनस को प्लस में पहले ही आपको बता दिया है कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी ले सकते थे एट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, पर यहाँ पे तब माइनस का साइन था तो बात वही बनी थी, चाहे वो फॉर्मूला लगा लो चाहे ये लगा लो। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले को, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है कि कैसे तुम लोग ये माइनस माइनस कैंसिल करके एक न्यू फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों को आप लोग जब एड अप करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज
1.56 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, सेल का, जो कि हमने निकालना था, जहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और सिल्वर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऐसे करके तुम लोगों ने बड़े इजी से न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे निकाल लेने हैं अच्छे से। इन केस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। आप अपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके मेरे को ऐप में सेंड करो प्लीज़, जो मेरे साथ ऐप में जुड़े हुए हैं, और जो नहीं है मेरे पास ऐप में बच्चे, ठीक है, तो वो प्लीज़ ये वाले नंबर पे ही मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स भी सेंड कर सकते हो, प्लस असाइनमेंट भी करके सारी सॉल्व मेरे को सेंड कर सकते हो। तो टिल देन प्लीज़ बी सेफ, बी एट होम एंड घर पे सबको तंग मत करो, अपनी आराम से पढ़ाई करो, सो दैट कि जब लॉकडाउन ओवर हो तो तुम लोग क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे हो, ना कि डाउन वाइज आप जाओ। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो और घर पे सबके साथ खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।